पंजाब के बरनाला से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध कब्जे को छुड़वाने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पुलिस ने उन लोगों के एक धार्मिक स्थल को खाली करवाना चाहा, जिस पर वहां रहने वाले लोग इतने भड़क गए कि उन्हें पुलिस पर भी हमला करने से डर नहीं लगा। सामने आई तस्वीर में कुछ लोग पुलिस वालों और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाकर पत्थर फेंकते नजर आए। इस पत्थरबाजी में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी इस हंगामे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अवैध कब्जे को खाली करवाने पहुंची पुलिस को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वो अपने बचाव में थोड़ी देर के लिए पीछे हटी, लेकिन जब हालात तेजी से बिगड़ने लगे तो उसने एक्शन लेने में भी देरी नहीं की। गुस्साई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चला दी। पुलिस की इस कार्रवाई ने लोगों को शांत कराने की बजाय आग में घी डालने का काम किया और इसके बाद तो वहां मौजूद लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन पर पत्थर बरसाए, जिससे आग बबूला होकर कुछ लोगों ने सड़क जाम करने की ठान ली। रोड जाम करो यार, रोड जाम करो सब। इस बीच वहां से सामने आई एक तस्वीर में हंगामा कर रही महिलाओं के सिर से खून बहता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही वो लोग सड़क पर बैठ गए और उसे जैम कर दिया, जिसे देखते हुए पुलिस के और जवानों को वहां बुलाया गया। तब जाकर उन लोगों का गुस्सा शांत हो सका। बाद में घायल हुए प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान देने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें रायपुर की जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से कालीचरण को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। उन्होंने रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। और केस दर्ज करने के 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया। वो वहां एक गेस्ट हाउस में रुके थे, जहां की सीसीटीवी फुटेज में वो रिसेप्शन पर बात करते दिखाई दिए। पुलिस को जैसे ही पता चला कि वो खजुराहो के एक गेस्ट हाउस में हैं, वो रातों रात वहां पहुंच गई और कालीचरण महाराज को अपने साथ ले गई। कितने बजे ले गई पुलिस? कल आज रात में ले गई 2 बजे। पता चला है कि कालीचरण महाराज को ट्रैक करने के बाद रायपुर पुलिस की 2 टीमें पहले ही खजुराहो पहुंच चुकी थीं, जिन्होंने उस जगह को घेर लिया जहां कालीचरण महाराज और उनके साथ आए लोग रुके हुए थे और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बीच कालीचरण की आनन फानन में हुई गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में ठन गई। कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर में की गई गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी वजह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने रातों रात एक्शन लिया, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने उंगली उठाई और गिरफ्तारी के तरीके को ही गलत ठहरा दिया। जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं था। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार किया और 2 टूक कहा कि गिरफ्तारी नियमों के तहत हुई, किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। कालीचरण महाराज पर जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें 124A यानी कि राजद्रोह की धारा जोड़ी गई है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर लाया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पहले ही कहा था कि अगर कालीचरण सरेंडर नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वहां की पुलिस ने वही किया, जिनकी तलाश के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 7 सदस्यों की 3 टीमें बनाई। फिर उन्हें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली भेजा। पता चला कि पुलिस को कालीचरण महाराज के मध्य प्रदेश के खजुराहो में होने का सुराग महाराष्ट्र से मिला, जिसके बाद रायपुर पुलिस की स्पेशल टीम मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंची और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि गिरफ्तारी के समय कालीचरण के समर्थकों ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी की, लेकिन पुलिस ने कुछ ही देर में उन्हें गिरफ्त में ले लिया और फिर उन्हें वहां से लेकर निकल गई। बताया गया कि इस दौरान छत्तीसगढ़ की पुलिस ने लोकल पुलिस को जानकारी नहीं दी और 1 घंटे के अंदर ही कालीचरण को जिले की सीमा से लेकर निकल गई। खजुराहो से निकलने के बाद पुलिस ने करीब 340 किलोमीटर की दूरी तय की और मध्य प्रदेश के पन्ना, शहडोल और अनूपपुर के रास्ते से होते हुए कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले लाई, जहां उन्हें सुबह 8 बजे नाश्ता करवाया गया और फिर वहीं पर उनकी फोटो खींची गई और मीडिया को कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्हें पेंड्रा से बिलासपुर और फिर रायपुर लाया गया। खबर है कि जब तक मध्य प्रदेश की पुलिस को कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का पता चलता, तब तक वो छत्तीसगढ़ की सीमा में लाए जा चुके थे। वहीं रायपुर लाए जाने के बाद शाम तक कालीचरण महाराज को कोर्ट में पेश कर दिया गया। इस बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का विरोध किया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर अदालत पहुंची, वहां उनके समर्थन में जुटे लोग शोर करने लगे। अदालत के बाहर कड़ी सुरक्षा थी।
दोनों तरफ बैरिकेडिंग थी, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए और अदालत के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। कालीचरण के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले ये सभी लोग उनके अदालत पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए और नारे लगाने लगे। यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में लगी पाबंदियों के बाद बसों को आधी क्षमता के साथ चलाने का हुक्म हुआ तो इसका असर जगह जगह बस स्टैंड के बाहर भीड़ के रूप में दिखा। ऐसे में आधी क्षमता के साथ चलने वाली बसें कई स्टैंड पर नहीं रुकी तो कई घंटों से इंतजार कर रहे यात्रियों का धैर्य जवाब दे गया। और दफ्तर पहुंचने में हो रही देरी से गुस्साए लोगों ने संगम विहार बस स्टैंड के पास सड़क पर ही धरना दे दिया। बसों का इंतजार करने वालों के धरने से सड़क पर जाम लग गया। विरोध करने वालों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कोरोना फैलने के डर ने भले ही बसों को आधी क्षमता में चलाने को मजबूर किया, लेकिन बस स्टैंड पर जमा भीड़ से असली मकसद तार तार होता दिखा। धरने की वजह से सड़क रुकी तो यात्रियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच गई, जिस पर विरोध करने वालों के साथ सख्ती करने का आरोप लगा। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस बिल्कुल जनता को मार रही है। बसों के इंतजार में कई घंटों से परेशान लोगों को जब पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा तो उनके सब्र की सीमा खत्म हो गई। फिर जो गुस्सा फूटा तो कई बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि आम लोगों की परेशानी देखकर वो भी सहानुभूति जताते दिखे जिनकी रोजी रोटी पर पत्थर पड़े। अब एकदम से 17 सवारी कर सके तो पब्लिक क्या करेगी? कुछ देर में जैम तो खत्म हो गया, लेकिन सड़कों पर जरूरत से कम बसें होने की वजह से दिल्ली वालों की मुसीबत कम नहीं हुई। मुंबई के दहिसर इलाके के बैंक में लूटपाट करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दो नकाबपोश बदमाशों ने एक दिन पहले बैंक से 2.5 लाख रुपए लूटने के साथ ही फायरिंग भी की थी, जिसमें एक बैंक कर्मचारी की मौत हो गई थी। बैंक से पैसे लूटने के बाद से ही दोनों फरार चल रहे थे। जिनके बैंक से भागने का एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लगते ही जांच शुरू कर दी गई। इसके साथ ही बैंक के अंदर से पुलिस को आरोपियों की एक चप्पल भी मिली, जिसे स्निफर डॉग यानी खोजी कुत्ते ने सूंघा और फिर पुलिस को आरोपियों के ठिकाने तक ले गया। वहां पहुंचकर पुलिस ने जब घर का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके बताए पते से उसके साथी को भी गिरफ्त में ले लिया। यूट्यूब वीडियो देख के इन्होंने बैंक में लूटने का जो प्लान है वो किया था। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने बैंक से लूटी रकम भी बरामद कर ली। यानी 24 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस ने न केवल केस को सुलझा लिया बल्कि पैसों के साथ आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक लूट के दौरान बदमाशों की बैंक में छूटी चप्पल उन तक पहुंचने में सबसे बड़ा सुराग बनी, जिसके जरिए विकास और धर्मेंद्र यादव नाम के आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही, जो यूपी के भदोही के रहने वाले बताए गए। दावा है कि पूछताछ में उन्होंने बताया कि पैसों की कमी की वजह से उन्होंने बैंक लूटा, जिसकी साजिश यूट्यूब पर वीडियो देखकर रची थी और वीडियो देखने के बाद बिहार से कुछ दिन पहले हथियार भी मंगवाए थे। कोर्ट ने दोनों को 7 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में कोई और भी शामिल था या नहीं। बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज में खाद खरीदने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि भगदड़ मच गई, जिसमें 8 महिलाएं घायल हो गई। बताया गया कि भीड़ को संभालने की व्यवस्था में कमी की वजह से हादसा हुआ, क्योंकि 9 पंचायतों के लिए बनाए गए 9 काउंटरों के खुलने से पहले ही खाद वितरण केंद्र के मेन गेट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और जैसे ही दरवाजा खुला हर कोई लाइन में आगे लगने की होड़ में काउंटर की तरफ भागा। ऐसे में जो भगदड़ मची उसकी चपेट में कई लोग आ गए, जिनमें 8 महिलाएं भी थीं। भगदड़ की चपेट में आई एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होने की हालत में नहीं दिखी, जबकि एक और महिला बेसुध नजर आई। हादसे के बाद कुछ महिलाओं को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोगों को उनके घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे। जल्दीबाजी में एक दूसरे के ऊपर धक्का-धुक्की करने लगे। नरपतगंज के ही एक और केंद्र पर जब परेशान किसानों को खाद नहीं मिली तो उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। जैम हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ। भीड़ को हंगामे पर उतारू देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वाले लोगों को वहां से हटने की हिदायत देते भी नजर आए। हालांकि पुलिस ने उपद्रव करने के कई आरोपियों को दबोच लिया। दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने पुरानी रंजिश में शाहरुख नाम के एक लड़के को बीच सड़क पर चाकुओं से गोद दिया, जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। लेकिन रिहाई के कुछ दिन बाद उस पर हमला हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश उसे घेर कर पीटते दिखाई दिए। इस मारपीट के दौरान एक लड़के ने अपने पास छिपाकर रखा चाकू बाहर निकाला और उसे शाहरुख नाम के लड़के के पेट में घोंप दिया।
इसके बाद चाकू चलाने वाले लड़कों के ऊपर मानो खून सवार हो गया। वो लोग दनादन चाकुओं से उस लड़के को गोदते चले गए। जब वो जमीन पर गिर गया तो एक लड़के ने उसके सिर पर कुर्सियों से वार किया, तो वहीं दूसरा उस पर बेरहमी से चाकू घोंपता रहा। पुलिस ने दावा किया कि शाहरुख पर यह हमला पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ। खिलाफ कई सारे मुकदमा है, पिक पॉकेटिंग, स्नैचिंग का है। ये वारदात 29 दिसंबर के शाम की बताई गई, जिसके वीडियो की मदद से 2 आरोपियों की शिनाख्त हो गई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनाने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने विक्ट्री मार्च निकाला। चंडीगढ़ में बड़ा उलटफेर करके आम आदमी पार्टी ने नगर निगम की 35 में 14 सीटें जीती और बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। और इन्हीं नतीजों की खुशी मनाने और चंडीगढ़ के लोगों का शुक्रिया अदा करने केजरीवाल वहां पहुंचे। पार्टी के झंडों और नाचते गाते कार्यकर्ताओं के बीच वो खुली गाड़ी में सवार होकर चंडीगढ़ की सड़कों पर निकले। 35 में से 14 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और आज पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का विजय जुलूस निकालने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। केजरीवाल के इस विक्ट्री मार्च को केवल चंडीगढ़ से ही नहीं बल्कि पंजाब चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इसे भव्य बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी तैयारी देखकर ऐसा लगा कि पूरा चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के रंग में रंग गया हो। केजरीवाल भी इस जीत की अहमियत को समझ रहे हैं, तभी उन्होंने वहां पहुंचते ही लोगों से वादा कर दिया कि वो चंडीगढ़ में भी दिल्ली जैसा काम करेंगे। जैसे दिल्ली में अच्छी सरकार चला रहे हैं, ऐसे चंडीगढ़ को भी सब मिलकर सुधारेंगे। अरविंद केजरीवाल 3 दिन के पंजाब दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने चंडीगढ़ में जश्न मनाकर की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को विकास से जुड़ी 23 योजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं पर करीब 17,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिनका शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री का हल्द्वानी में जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए सड़कों के किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिनको प्रधानमंत्री ने भी मायूस नहीं किया। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद सभा के मंच पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर विकास योजनाओं की सौगात दी। वहां योजनाओं से जुड़ा एक वीडियो भी चलाया गया, जिसमें कुछ योजनाओं के दशकों से लटके होने का दावा किया गया। दशकों से लंबित राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना अब साकार होने जा रही है। इसी लखवाड़ परियोजना के बहाने प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों को निशाने पर लिया। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। इससे पहले सभा के मंच पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शॉल और पेंटिंग भेंट कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्हें उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी भी पहनाई गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल 6 आतंकी ढेर हो गए, जबकि एक जवान भी शहीद हो गया। बताया गया कि दोनों जगहों पर जो आतंकी मारे गए वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे, जिनमें 3 अनंतनाग और 3 कुलगाम में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मुठभेड़ के बाद भी सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने दोनों इलाकों के चप्पे चप्पे पर नजर रखी और वो वहां हथियारों के साथ तैनात हो गए। बताया गया कि इन दोनों जगहों पर सुरक्षा बल को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन इलाकों को घेर लिया गया और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं और 4 लोकल टेररिस्ट मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के। सुरक्षा बल के जवानों को आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और कुछ दूसरे हथियार भी मिले। लिहाजा अनंतनाग और कुलगाम में 6 आतंकियों के खात्मे से सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली, क्योंकि जैश के मारे गए आतंकियों में 2 पाकिस्तानी और 4 लोकल बताए गए। पुलिस ने दावा किया कि इस साल अब तक 171 आतंकी मारे जा चुके हैं और ऐसा पहली बार है जब कश्मीर में आतंकियों की संख्या 200 से कम रह गई। यही नहीं, लोकल आतंकियों की तादाद भी पहली बार 100 के अंदर सिमट गई। एक दिन पहले हुई इस मुठभेड़ के बाद कश्मीर में लोकल आतंकी 86 रह गए हैं। ऐसे में पुलिस ने दावा किया कि घाटी में आतंकवाद बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है। हम सब जानते हैं इस साल सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिलकर जैश-ए-मोहम्मद को बहुत धक्का पहुंचाया है। इस बीच पाकिस्तान आतंक के नाम पर कैसे कश्मीर के युवाओं को गुमराह कर रहा है, इसकी गवाही खुद पाकिस्तान से भारत पहुंची हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी की पत्नी ने दी। उसने बताया कि पति की मौत के बाद पाकिस्तान सरकार ने उससे मुंह मोड़ लिया। पाकिस्तान में जो है सब नाम का ही है, कोई इंसानियत नहीं है। वो यहाँ कश्मीर के जो नौजवान हैं जिंदगी इनकी बर्बाद कर देते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए केंद्र ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में इन 8 राज्यों को निर्देश दिए गए कि वो अपने यहाँ कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठाएं, क्योंकि इन 8 राज्यों के 14 जिलों में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत कम वक्त में दुगनी हो रही है। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात
और पश्चिम बंगाल के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड भी इस लिस्ट में शामिल है। इन राज्यों के कुछ जिलों में तो कोरोना मरीजों की तादाद हर हफ्ते 3 से 4 गुना तक बढ़ रही है। केंद्र ने इन राज्यों को जांच में तेजी लाने और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश भी दिए। हम स्टेट से संपर्क बनाए हुए हैं और स्टेट को गाइडेंस देते हुए कि किस तरह से हम वहां पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करें, उसके विषय में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट देने का फैसला किया, जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस में इस फॉर्मूले पर बवाल शुरू हो गया। बताया गया कि उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं को टिकट बंटवारे के पंजाब फॉर्मूले पर आपत्ति है, क्योंकि पार्टी के कद्दावर नेता हरीश रावत अपने परिवार के लिए ही 3 टिकट मांग रहे हैं, तो यशपाल आर्य को अपने अलावा विधायक बेटे के लिए भी टिकट चाहिए। यही नहीं, रंजीत रावत और प्रीतम सिंह भी परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरह की मांग को कार्यकर्ताओं के हक पर डाका करार दिया। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो सर्वोपरि होता है। कांग्रेस कार्यकर्ता के हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए।